एवरीवन, हाउ ऑल आर यू? आई होप यू ऑल वुड बी फिट एंड फाइन। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे, है ना? तो आज है 10 मार्च और आज हम लोग अपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो क्लास 8 की ज्योग्राफी है उसमें सिर्फ 6 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन जो चैप्टर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़े बड़े में, क्योंकि मैंने जो सेकंड चैप्टर पर रीड करा, जो देखा, वो ऑलमोस्ट 7 और 8 पेजेस का है। तो इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन हाँ ये है जितना भी हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरी जो पूरी कोशिश होगी वो वही रहेगी, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने चैप्टर का नेम लिखेंगे, पहले डेट डाल देते हैं। हमारे चैप्टर लेसन नंबर 2 है लैंड, मतलब इन सब के बारे में हम अपनी चैप्टर में पढ़ेंगे। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है अपने चैप्टर का नेम डिस्कस करते हैं, तो हम लोग अपने चैप्टर का नेम डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं लैंड के बारे में, ठीक है? और भी सारी चीजें सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें लैंड दे रखा, तो सबसे पहले हम लैंड को डिस्कस करेंगे। तो लैंड मतलब भूमि, भूमि का कोई पार्ट या कोई सतह, ठीक है? अब अगर लैंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सभी के लिए, ठीक है? क्योंकि लैंड ही ऐसी चीज है और लैंड ही ऐसा स्फीयर है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तब बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब तभी किसी इंसान या कोई जीव वहां पे डेवलप हो पाता है, ठीक है? तो सबसे मतलब इन तीनों में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लैंड जो लिथोस्फीयर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लिथोस्फीयर नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे? सोचो, अंतरिक्ष में हम लोग गए और सिर्फ ऐसे तैर रहे हैं। अगर सोचो हम लोगों को मन कर रहा है कि हम चाय पियेंगे, तो चाय कैसे बनाएंगे और चाय पियेंगे कैसे? पता है उनको ना वहाँ पे अलग टेक्निक सिखाई जाती है कि वहाँ पे चाय कैसे पीनी है, ठीक है? चाय भी ऐसे तैरती हुई दिखाई देती है इंसानों के साथ अंतरिक्ष में या फिर यूनिवर्स में। तो ये चीजें हैं, ठीक है? तो अगर लैंड नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं लटके ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और लैंड के साथ साथ सॉइल, लैंड है तो उसके साथ सॉइल भी है। सॉइल मतलब मिट्टी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल कैसे, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे कैसे होता है, उसके बाद सॉइल का कंजर्वेशन कैसे होता है, ठीक है? डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी का घटन कैसे होता है, और व्हाट वी कैन से दैट कंजर्वेशन मतलब मिट्टी का संरक्षण कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पूरी डिस्कस करेंगे। इस कुछ मेथड्स देखेंगे, उसके बाद वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, और वाटर को कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, वाटर को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के क्या क्या मेथड है, ठीक है? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या मायने हैं वाटर के और लैंड के, ठीक है? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, ये सब। आई होप इतना तो आपको समझ में आने लगा हो कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। मैंने काफी सारी चीजें नेचुरल वेजिटेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड भी काफी तरीके के, एक तो सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जबकि फॉरेस्ट भी मैं काफी तरीके की डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंग्रोव फॉरेस्ट और डेसिडुअस, ट्रॉपिकल, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वेजिटेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? और अगर नहीं है, अभी भी आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसके बारे में, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है? और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ मतलब हम जैसे जानवरों के बारे में, ठीक है? तो आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फुल एनर्जी के साथ। आज मैं भी थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही हूँ, है ना? तो उस ठीक होने का हम अच्छे से फायदा उठाएंगे और अच्छे से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, अब इन्होंने क्या दे रखा है, लैंड के बारे में दे रखा है तुम्हारी बुक में। तो उन्होंने सबसे पहले बताया है कि लैंड जो है हमारे अर्थ पे, मतलब लैंड जो है हमारी अर्थ की कितनी, सिर्फ 30% है। मतलब एक बात देखो, जो लैंड है वो कितनी है, ओनली 30% है अर्थ पे, ठीक है? यानी कि केवल 30% पे सिर्फ भूमि है, बाकी 70% पे क्या है, ओनली ओशियंस है। वाटर लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि वाटर तो आपको पता है सभी में होता है, ओशियंस में, रिवर्स में, ठीक है? तो ये क्या है, वाटर है। और अगर हम अभी हमने परसेंट के रेस्पेक्ट में देखा, अब अगर हम इसको फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में देखें तो 3/4 क्या है, केवल वाटर है। सोचो कितना ज्यादा वाटर है। और 1/4 क्या है, ओनली लैंड है। आप इसको कंपेयर कर लो, 1/4
1/4 लैंड को 30% से और 3/4 वाटर को 70% से। सोचो, तो ये चीजें हैं, मतलब जो हमारे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि मतलब लैंड जो है अगर देखा जाए तो वाटर के आगे कुछ भी नहीं है, इसकी लैंड की क्वांटिटी कुछ भी नहीं है वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब हमने बताया जो 30% अर्थ है, तो उस पे क्या सब पे ह्यूमन रहते हैं, उस पे क्या सब पे फॉरेस्ट है, उस पे क्या सब पे मतलब कुछ लोग, या अगर हम नहीं रह रहे तो कुछ जानवर रह रहे, नहीं ऐसे नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आज तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में अगर हम लोग जाएं तो सिर्फ वहां पे कुछ हद तक लिमिटेशन लगाई है कि उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। अंटार्कटिका वो भी तो एक लैंड पर ही स्टैब्लिश है, तो वहां पर जाएं तो वहां पे भी कुछ लिमिटेशंस है और ऐसी कुछ नेचुरल बाउंड्रीज अपने आप डेवलप हो चुकी है कि उसके आगे कोई बंदा नहीं जा सकता, ठीक है। और जाने की तो बात दूर, देखने की तो बात दूर, वहां पे रह नहीं सकता वो, मतलब देख नहीं सकता उसको, ठीक है। जाने की और रहने की बात तो काफी दूर आती है, सिर्फ उसको देखने विजिट करने तक नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो मतलब कह सकते हैं मिनिमम अगर 30% लैंड है ऑलमोस्ट, तो हम लोग सिर्फ जितने पे रह रहे हैं वो सिर्फ 15% यानी कि आधा % होगा इसका, जितने पे ह्यूमंस रह रहे हैं। और ये तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है टोटल 30% लैंड एरिया कितना है पता है, 2.4%। सोचो ये क्या है, हमारा इंडिया है, ये इंडिया का लैंड एरिया है, किसके, वर्ल्ड के लैंड के रेस्पेक्ट में। अब वाटर को बताओ, वाटर कितना है, वाटर है हमारा 4%, मतलब 4% वाटर इंडियंस के द्वारा यूज किया जाता है। 4% वाटर जो है वो इंडियंस के द्वारा या फिर इंडिया के और जो 4% वाटर है वो इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर यूज नहीं भी किया जाता इंडिया, मतलब ये समझ लो कि अब हमारी मर्जी, 4% वाटर हमारे पास है, हमारी मर्जी कि हम उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। बस मैंने इतना बताया कि 4% वाटर हम पूरे वर्ल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बताओ कितनी है पूरे वर्ल्ड की, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है अभी फिलहाल में 17.1% के समथिंग में है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उतनी हमारे में 17% टोटल। अगर हम वैसे लेके चले अप्रॉक्स में, या फिर वो जो होता है एस्टिमेशन जो होता है, क्या होता है एस्टिमेशन पता है ना आपको, एक बार फिर बता देती हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, मतलब दिमाग में तो बैठ ही गया होगा, बाकी अगर लिख नहीं पाया हो तो उसके लिए सॉरी। देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 5, तो मैंने कोई काउंटिंग बोली, जैसे मैंने बोला 3.5, तो अगर मैं एस्टिमेट लगाऊंगी इसका, तो मैं इसको किसके पास लेके जाऊंगी, तो मैं इसको लेके जाऊंगी 1 के पास, ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन किसके पास लेके जाऊंगी, 1 के पास। लेकिन अगर वही ये आया 5.6, तो मैं जो कंसीडर करूंगी उस काउंटिंग को किसमें कंसीडर करूंगी, 10 में, ठीक है। ये हमें एस्टिमेशन पढ़ाया गया था हमारी 3rd और 4th क्लास में, तो इसलिए मैंने बोला कि 70% जो 17% है बेसिकली 11% और 20% के बीच में होगा ना, तो 17% यहाँ का लाई करता होगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 20% जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में लाई करती है पूरे वर्ल्ड की। और घबराओ मत, अभी हमारा देश जो है वो सेकंड उस पे, सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन के लेवल पे, बट सून, वेरी सून, आई थिंक इन ओनली नेक्स्ट ईयर हमारी जो कंट्री है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगी पॉपुलेशन में। मतलब हम लोगों ने ठान रखी है कि चाइना को हरा के रहेंगे, है ना, भले ही किसी भी रेस में हराए लेकिन हरा के रहेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब लैंड का यूज दे रखा है इसमें, लैंड का यूज देखो, मतलब लैंड का यूज ना काफी अलग तरीके से होता है, मतलब हम लोग लिखते हैं ना, लिखेंगे तो हमारे माइंड में काफी सारी चीजें आती हैं, क्योंकि हम लिख लेते हैं तो हमें लग जाता है कि हाँ ये हो गया, वरना माइंड बार बार वही रिपीट होता रहता है। तो लैंड यूज में सबसे पहले क्या हो सकता है, पास्चर्स लैंड हो सकते हैं। हम ना छोटे लेवल से सोच के देख रहे हैं, गांव के लेवल से, कि गांव में हमें क्या चाहिए होता है, हम गांव में हमारे पास होते हैं भैंस, बकरी, गाय, तो हमें उनके लिए क्या चाहिए, चरागाह चाहिए। चरागाह मतलब उनको चराने के लिए कुछ ऐसे मैदान चाहिए जहाँ पे घास हो, जहाँ पे न्यूट्रिशियस प्लांट हो, तो उनको बोलते हैं पास्चर लैंड, ठीक है। तो लैंड यूज में सबसे पहले क्या है, पास्चर लैंड, मतलब पास्चर लैंड होना चाहिए। दूसरा, अब गांव के रेस्पेक्ट में सोच रहे तो सबसे पहले दूसरी चीज हमारे माइंड में क्या आती है, क्रॉपिंग के लिए, क्रॉप मतलब फसल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लैंड को कैसे यूज कर सकते हैं, पास्चर लैंड हो गया, क्रॉप लैंड हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे सिटी के पास, ठीक है। अभी हमने उसको देखा, गांव को देखा, हम नहीं सिटी के पास। सिटी में क्या होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, कंपनीज होती हैं, और बताओ, रहते गांव, लिविंग एरिया होता है, ठीक है।
कहाँ रहते हो, लिविंग एरिया होता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट वगैरह, उनके लिए भी तो लैंड चाहिए होती है, मतलब उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, अदर में कंसिडर करेंगे। अदर मतलब जैसे वो जो चीजें हैं वो किसी और में कंसिडर होगी, जैसे कि रोड है, ठीक है, जो रेलवे के लिए जो लाइन बनाई जाती है वो है, ठीक है, मेट्रो के लिए जो स्पेस रखा गया वो है। ठीक है, पता नहीं इतना गुस्सा आता है ना इन भाई लोगों पे, मतलब हद कर देते हैं ये लोग भी, मतलब कुछ काम करने जाओ तो बस इनका पहले शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो चलो हम लोग अपना आगे चलते हैं, जो भी था देखते हैं। तो माइंड ना बिल्कुल डिस्टर्ब करके मानते हैं ये लोग। ओके, तो हम लोग थे अदर्स पे कि मतलब लैंड के और अदर यूजेस क्या होते हैं। तो अदर यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम लोग अपने इस पे आते हैं कि पास्चर लैंड, क्रॉप, फैक्ट्रीज, कंपनीज, लिविंग एरिया। तो ये सारी चीजें क्या है, पास्चर लैंड मैंने आपको बताया, पास्चर मतलब जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है, घास के मैदान ट्रॉपिकल भी हो सकता है, टेम्परेट भी हो सकते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, न्यूजीलैंड में पता है आपको कैंटरबरी घास के मैदान है, तो वहां के जो मतलब वहां पे ना डेयरी जो है, डेयरी फार्मिंग मतलब इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि वहां से दूसरे कंट्रीज में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करे जाते हैं, वो ट्रांसफर करे जाते हैं। वहां की जो बीफ है, बीफ मतलब जो मांस वगैरह है, वहां पे इतनी अच्छी क्वालिटी में डेवलप हुआ है कि वहां से मतलब दूसरी और अदर कंट्रीज में वहां से ट्रांसफर किए जाते हैं। तो मतलब हम देखेंगे कि अगर हम नेचुरल चीजों को मेंटेन करके रखते हैं तो नेचुरल चीजें हमें काफी ज्यादा रिटर्न देती हैं। वाइल जो मैन मेड थिंग्स होती है, मतलब जो इंसानों ने बनाई है, अगर वो हम उनको एक टाइम के बाद छोड़ देंगे तो वो हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं देते। तो नेचुरल चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल चीजें क्या होती है, हमेशा हमारा प्रोटेक्शन देती है, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ठीक है, तो ये चीजें हैं। आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे लगा यहाँ पे छिपकली थी, एक्चुअली मेरे को छिपकली से बहुत डर लगता है, तो इसी वजह से हाँ गॉड नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो आगे चलते हैं, पास्टलैंड हम लोगों ने डिस्कस किया, पास्टलैंड का एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया। अब क्रॉप के ऊपर आते हैं। क्रॉप क्या होती है, फसल। हम जैसे कि फसल उगाते हैं, गेहूं, मतलब काफी वैरायटी की फसल होती है। आलू की फसल तो हर जगह होती है, मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी मेरे ख्याल से जहाँ पे नहीं होती होगी, सिर्फ जो कंट्रीज हैं जो पोल के नियर है, मतलब वहां पे तो हो ही नहीं सकती ना ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें हैं, और मतलब क्रॉप में हर तरीके, हर वैरायटी की क्रॉप जो आती है वो आ जाती है, तो उनके लिए भी हमें अलग से प्रॉपर लैंड चाहिए। और आपको पता है हमारे भारत में 52 आई थिंक नो 57% जो लैंड है, ठीक है, कितने की 2.4% बता देना कि हमारे पास 2.4% है रहने के लिए इंडिया के पास। तो 2.4 में 57 जो 50% 57% जो एरिया वो किस में आता है, सिर्फ क्रॉपिंग में आता है, सिर्फ फसल उगाने में आता है। तो सोचो आज भी हमारा जो इंडिया है वो कितना ज्यादा सिर्फ फार्मिंग में इंडल्ज है। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि आज भी हमारे इंडिया के लिए जो फार्मिंग है वो एक बैकबोन है। अगर फार्मिंग नहीं होगी, अगर हम लोग फार्मर्स को वीक करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी के टाइम पे क्या हुआ, जो अभी मतलब जो न्यू आया है, इकोनॉमिक सर्वे जो न्यू आया है, तो बजट जो न्यू आया है उसमें क्या हो, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने उन्होंने ज्यादा कह सकते हैं कि फोकस किया है न्यू टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, उन्होंने ज्यादा फोकस किया है सर्विस सेक्टर पे। बट उन्होंने इस बार क्या किया, अरे भैया जाओ, हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, चले जाओ जल्दी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आज मतलब जो अभी का जो इकोनॉमिक बजट आया 2023 का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया, उन्होंने सर्विस सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट किया। वाइल जो प्राइमरी सेक्टर था, जो हमारा फील्ड जो क्रॉपिंग सेक्टर था, मतलब जो किसान वाला सेक्टर था, उन्होंने उस पर कम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और जो कह सकते हैं हम लोग की मतलब हाँ, जो नरेगा स्कीम थी ना, उसके जो मतलब जो फंडिंग थी उसको भी काफी कम कर चुके हैं ये लोग। तो उस फंडिंग को भी उन्होंने काफी हद तक कम किया है
सॉरी यार, सच में मैं खुद, मेरे को खुद अच्छा लगता है, लेक्चर के बीच में इतनी सारी मतलब डिस्टर्बेंस होती है, फिर मतलब मेरा खुद माइंड फिर मतलब अजीब सा हो जाता है, बट स्टिल मेरे को कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि अगर मतलब इन सारी चीज़ों को देखूंगी तो फिर मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊंगी ना, तो ये सारी चीज़ है। बट आई होप यू ऑल वुड बी cooperate with me in these things and would try to avoid such things। हम लोग स्टार्ट करते हैं, शायद वो भैया चले गए, तो ये है। और हाँ, हम लोग आगे देखते हैं फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज क्या होती है? फैक्ट्रीज ये भी हो सकती है कि नेचुरल, ज्यादातर यही चीजें होती हैं कि नेचुरल चीजों को उसमें कुछ अपने आइडिया लगा के, उसमें कुछ अपना माइंड लगा के, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को लगा के। ह्यूमन रिसोर्स मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना क्लास 8 की, अभी इसे जस्ट फर्स्ट चैप्टर में, इसे जस्ट प्रीवियस चैप्टर में। तो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे भी इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो मतलब सारी चीजों को ना कनेक्ट करके पढ़ा करो, तो आपको ना ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और ज्यादा आपका माइंड जो है विजुअलाइजेशन भी करेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो नेचुरल चीजें होती है, जैसे कि आलू, जैसे आलू एग्जांपल लेते हैं। आलू क्या किया, नेचुरली खेत में उगा, ठीक है। खेत में उगने के बाद फिर क्या हुआ, उसको लेके गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में क्या किया, इंसान ने, जो ह्यूमन रिसोर्स था, ह्यूमन जो थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, मतलब अगर इसके अंकल चिप्स बनाएंगे, और मतलब अगर इसकी जो चीजें हैं, ग्रिल्ड पोटैटो, आजकल तो ग्रिल्ड पोटैटो भी आता है, तो इन सारी चीजों में अगर हम डेवलप करेंगे, इन सारी चीजों में अगर नई नई चीजें हम लोग डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो सेल होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। तो फैक्ट्री का यही काम है कि फैक्ट्री क्या करती है, एंटरप्रेन्योर्स को लेके आती है। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो अपना माइंड लगाते हैं, जो अपनी स्किल्स देते हैं कि इस चीज को हम और कैसे कैसे किस किस तरीके से डेवलप करें, जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो हमने उस पर इन्वेस्ट किया है वो दुगना से तिगुना हो जाए। तो ये फैक्ट्रीज का वर्क होता है। फिर फैक्ट्री क्या करती है, उसको प्रोडक्शन करना धड़ाधड़ स्टार्ट करती है, और फिर उसके बाद इसको बेचा जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्री के लिए भी हमें ऑफकोर्स लैंड चाहिए। अब हवा में तोड़ के, मतलब जैसे क्या कर रहे हैं, चलो मान लिया ऐसे यहाँ पे है उड़न तश्तरी टाइप में, वो कालीन नहीं होती थी उसमें, क्या कहते हैं, अलादीन में जो उड़ने वाली कालीन थी, मतलब उस पे बैठ रहे हैं और बस चाय पी रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। और पता लगा फिर आया एक पेड़ और इसमें टकरा के सब धाम से नीचे गिर गया, एंटरप्रेन्योर भी गया काम से और आपकी फैक्ट्री भी गई काम से। तो इसलिए लैंड बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंपनीज के ऊपर। तो फैक्ट्री से जब चीजें हो जाती हैं, फिर ये जाती हैं, मतलब जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो कंपनीज ही ऑर्डर करती है कि तुम्हें इतना करना है, इतना बनाना है, और इतना हमको ट्रांसशिप करना है, ठीक है। अब आते हैं लिविंग एरिया। लिविंग एरिया मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों को रहने के लिए तो लैंड चाहिए, तो वहाँ पे भी लैंड यूज इस तरीके से होता है। अब आते हैं अदर्स के लिए, मतलब जैसे रोड है, इसके लिए भी तो लैंड चाहिए, ठीक है। रेलवे है, उसके लिए भी लैंड चाहिए। मेट्रो है, उसके लिए भी लैंड चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजों के लिए लैंड चाहिए। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लिए भी लैंड चाहिए। काफी सारी चीजें, सबके लिए लैंड चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, इन जो पक्षी होते हैं, एक बार को थक के वो भी उस पेड़ पे आके बैठते हैं, उसको वो अपनी जमीन समझते हैं, ठीक है। तो सभी को लैंड चाहिए होता है, ठीक है। अब लैंड जो होता है, जो भूमि होती है, उसके जो यूज होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैंने तो कुछ ये यूज बताया, ठीक है। अब ये जो यूज है, ये वाले जो यूज है, ये भी डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, टेम्परेचर और क्लाइमेट, वहां की ट्रॉपिकल या टेम्परेट, वहां की जो क्लाइमेट है, वहां पे जो टेरेन है। टेरेन क्या होता है, ट्रेन नहीं, रेलगाड़ी नहीं, टेरेन, ये ज्योग्राफी के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। टेरेन मतलब वहां की जो लैंड है, जो भूमि है, वो कैसी है, वहां का जो, वहां पे मैदान है, पहाड़ है, मतलब स्लोप है, कैसा, इसको बोलते हैं टेरेन। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है वहां पे। अगर मान लो कि मेरे को क्रॉप उगानी है एक जगह पे, तो मान लो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ज्यादातर गेहूं और चावल, नॉर्थ इंडिया में गेहूं और चावल, इसके लिए जो मॉइस्चर है, इसके लिए जो क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है। अगर लेकिन हम लोग जाएंगे साउथ की तरफ, तो साउथ में क्या होता है, गेहूं नहीं उगाया जाता, सिर्फ चावल उगाया जाता है। मतलब वहां पे दोनों टाइम की जो फसल होती है, हमारे नॉर्थ इंडिया में 2 टाइम की फसल होती है ना, मेन जो होती है रबी और खरीफ, तो दोनों में क्या कहते हैं, गेहूं और चावल उगा, एक बार गेहूं और एक बार चावल उगाया जाता है। लेकिन जो साउथ इंडिया में, हमारे यहाँ पे जो साउथ दक्षिण भारत है, वहां पे सिर्फ दोनों टाइम पे चावल उगाए जाते हैं। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सिर्फ 1 किलो चावल को उगाने में कितना, पता है कितना पानी लगता है, 2000 लीटर, समझे। 1 किलो पानी को उगाने में, सॉरी 1 किलो चावल को उगाने में कितना पानी लगता है, 2000। अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ अपनी तरफ से बता रही, तो आप गूगल कर लेना। मतलब मैंने जब गूगल करा ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। तो ये होता है ना कि मतलब जो देखो, मेरी एक बात सुनो, जो डेवलप जो कंट्रीज है, जैसे यूएसए वगैरह जो है, ठीक है, ये सारी जो है वो क्या करते हैं, ये लोग ना अपने यहाँ से राइस का ट्रांसपोर्ट नहीं करते ज्यादा। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हम राइस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली,
ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 किलो चावल को उगाने में कितना वाटर लग रहा है? 2000 लीटर वाटर लग रहा है। ठीक है, सोचो तो मतलब कितने किलो तो छोड़ दो, क्विंटल्स में चावल का प्रोडक्शन होता है, क्विंटल्स में राइस का प्रोडक्शन होता है। तब कितना वाटर हम लोग कितना वाटर अपने लैंड का निकाल के किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मतलब ये जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो ज्यादा ही गेम खेलती हैं, वाइल जो अनडेवलप्ड है या फिर जो डेवलपिंग है उनको सोचते हैं कि हम जितना अवशोषण कर सके वो उतना लेवल तक करते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे इन्होंने देखे कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइवेट भी हो सकती हैं और ऑन भी प्राइवेट भी हो सकती हैं और पब्लिक भी हो सकती हैं। अब प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या होता है? ये लैंड है, मतलब मान लो जो लैंड है वो दो तरीके की हो सकती है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, अब प्राइवेट मतलब जो किसी की तरह ओन की गई है। ठीक है, हाथ मत ले लो। प्राइवेट मतलब जो किसी एक बंदे के द्वारा किसी इंडिविजुअल की तरह ओन की जाती है, इंडिविजुअल। ठीक है, जबकि पब्लिक जो किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की तरह ओन की जाती है। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उसमें ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल है उसमें क्या हो सकती है? अब तुम ये कहोगे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो गवर्नमेंट में भी तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, गवर्नमेंट में ही तो ग्रुप है पीपल्स का, तो वो भी तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक और प्राइवेट। वाइल जो प्राइवेट होता है उसको सिर्फ एक बंदा यूज कर सकता है, सिर्फ वो बंदा और उसके रिलेटिव्स। जबकि जो पब्लिक क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ पब्लिक में कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं होता कि हमने मतलब ये अगर पब्लिक की प्रॉपर्टी है तो कोई यूज नहीं कर पाएगा, सब यूज कर सकते हैं। जैसे कि बस, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, हमारे यहाँ पे दिल्ली में डीटीसी जो बस है वो सब। तो आई होप आपको प्राइवेट और पब्लिक लैंडस्केप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें उन्होंने देखा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, यानी कि किसी का बचाव करना। ठीक है, अब हमें बचाव करना है, लेकिन किस चीज का करना है? हमें बचाव करना है कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यानी कि धरती का या पृथ्वी का या फिर जो सरफेस की लेयर है उसका। सरफेस की लेयर किसकी? अर्थ की। ठीक है, उसका भी क्या करना है? बचाव करना है। हमें करना क्यों है? तो करना इसलिए है क्योंकि हमारी जो सरफेस की लेयर है उसको बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल पे डिग्रेडेशन हो रहा है। अब डिग्रेडेशन कर कौन रहा है? कौन इसको घटा रहा है? तो देखो हम ही लोग जो है, जो ह्यूमंस हैं वही इसको घटा रहे हैं। कैसे? हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। उससे क्या होता है? जो जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं अपनी जगह पर। और वो ये भी करते हैं कि वाटर है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर है, उसको क्या करते हैं? उसको मेंटेन करके रखते हैं। कौन? सिर्फ प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? जैसे कि प्लांट्स है तो ये इसकी जड़ है, तो पानी जाएगा तो यहाँ से नहीं, ये जमीन है, मान लो सरफेस है, तो यहाँ से पानी जाएगा तो यहाँ इसके अंदर तक जाएगा। और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो क्या करेंगे? वो नीचे जो इसका ग्राउंड सोर्स होगा वाटर का, उसको वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं प्लांट्स होते हैं मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं अपनी जगह पर, अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाने देते। ठीक है, और दूसरी बात जो आपने देखा होगा, जहां पे ज्यादा प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से ऑर्गेनिक मैटर गिरता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक बेसिकली उसे ही बोलते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से डेवलप्ड होती है चीजें। ठीक है, उसमें और कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स नहीं होता, मतलब ये सारी चीजें कार्बन उसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब लीव्स जो होती हैं वो जब गिरती है, सड़ के गिरती है, तो वो क्या होती है? मिट्टी में ही क्या होती है? गल जाती है, सड़ जाती है। और जो लीव्स के अंदर जो कैल्शियम से जो विटामिन तो नहीं होते प्लांट्स में, जो मिनरल्स से कैल्शियम फास्फोरस, वो क्या होता है? वो जमीन में सॉइल में ही क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब उसी में जाकर मिल जाता है। तो वहां की जो लेयर्स होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा ऑर्गेनिक होती है, वो ज्यादा डेवलप्ड होती है, वो ज्यादा ह्यूमसेबल होती है। ह्यूमस होता है उसमें ज्यादा, ये बस आगे उसके बारे में पढ़ोगे आप। लेकिन अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, लैंड। तो कैसे, मतलब इन सारी चीजों से हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी जो लैंड है, जो पृथ्वी है, जो सतह है पृथ्वी की, उसको करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो किस किस तरीके से हम कर सकते हैं?
ज्यादा पे ज्यादा पेड़ लगा के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करके, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं उनको करके। और मतलब अगर हम लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग मतलब जब खोदते हैं जमीन को, तो उससे भी क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो डिसबैलेंस होती है, तो हमें उससे भी मतलब माइनिंग से भी बचना चाहिए, ये सारी चीजें। तो मतलब जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो जो अर्थ होती है वो कहती है अगर तुम मुझे इतना पेन दोगे तो मैं तुम्हें उससे दुगना, उससे 4 गुना पेन दूंगी। कैसे, अभी देखो, मतलब आपने सुना होगा अफ्रीका में इतनी, मतलब इतनी गहरी गहरी खान है ना वहाँ पे। मैंने बताया था आपको, जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड की माइंस के लिए फेमस है, ठीक है, जबकि किम्बर्ले जो है वो डायमंड के लिए फेमस है। तो सुनो, वहां पे इतनी गहरी गहरी खदान खोद दी गई है ना, कि मतलब कह सकते हैं कि वहां से जो अर्थ है वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो अर्थ ने मतलब उसका इम्पैक्ट वहां पे वो दिखाती रहती है कि सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट कहाँ पे दिखाया है, टर्की पे। सोचो कितने ज्यादा लोग वहां मरे, कितने ज्यादा लोगों ने अपने लोगों को खोया, कितना ज्यादा दुख क्रिएट, कितना ज्यादा पेन क्रिएट हुआ वहां पर। तो ये चीज है, अर्थ कहती है तुम करो कहीं और, मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं यहाँ कर रही हूँ वहां कर रही हूँ, मैं सबको एक बराबर लेके चलती हूँ। मैं अगर तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी बुरा कर सकती हूँ। तो ये चीज है, ठीक है। ऐसे ही लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड क्या होता है, मतलब जो सरफेस होती है, मतलब लैंड की जो ऊपर की सरफेस होती है वो क्या करती है, पूरी खिसक जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। और जो लैंडस्लाइड है वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, वो मिलता है हमेशा हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट की बात करेंगे तो ज्यादातर मिलता है लैंडस्लाइड जो है वो उत्तराखंड वाले रीजन में, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ है ज्यादातर। तो वहीं पे क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। क्या होता है, कभी कभी पहाड़ के ऊपर से मतलब जो चट्टाने वगैरह जब टूटती है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग मैंने बता चुकी हूँ किस तरीके से होती है, किस वजह से होती है। जो एजेंट्स होते हैं, जो वेदरिंग एजेंट्स, वेदरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, सन, rodents, sometimes humans, air, water, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं वेदरिंग एजेंट्स। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होती है टूटती हैं, तो जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उनको लैंडस्लाइड बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने आपको सॉइल दे रखा है, सॉइल के बारे में। तो सॉइल का पहले तो उन्होंने कुछ कह सकते हैं चार्ट बना के दे रखा है, उसको बनाते हैं इस तरीके का, ठीक है। ऊपर जो है ये घास है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ह्यूमस की लेयर है। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसमें कार्बन ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमस क्या होता है बेसिकली, क्योंकि कहते हैं ना कार्बन से ही हम ही लोग बने हो, मतलब कार्बन ही है जो हर चीज में प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमस यहाँ पर है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ये नीचे वाली पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हम लोग बने तो उसी तरीके से ये है पेरेंट रॉक। ये है वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे, हाँ, उसके बाद आ जाता है सबसॉइल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है तुम्हारी सरफेस लेयर, जो सैंड वगैरह उड़ के बनती है। देखो अब इसमें होता क्या है, जो पेरेंट रॉक है, टाइम के साथ साथ जो पेरेंट रॉक है उसमें वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब वो टूटना शुरू करती है। जब टूटती है तो मतलब जो उसकी कह सकते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, जब वो ऊपर के टूटते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले जो है वो पेरेंट रॉक कहलाते हैं, मतलब सेटल डाउन होता है, जबकि ऊपर वाले जो है वो टूट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइम के साथ साथ क्या होता है, वहां पे एयर वगैरह चलती है, तो कहीं और से उड़ के वहां पे क्या होती है, सॉइल डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, मतलब सॉइल की लेयर्स ऊपर से ऊपर चढ़ती जाती है, और इस वजह से वहां पे क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस मतलब जब हम मान लो सिर्फ ऐसे होता ही जा रहा है, जैसे अगर हम रेगिस्तान में देखेंगे तो क्या होता है, कभी कहीं पे ऊंचे ऊंचे हम टीले देखते हैं रेत के। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे मतलब पेड़ पौधे नहीं है। अगर वहां पे पेड़ पौधे होंगे तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट होगा उगना, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे मान लो अब यहाँ पे पेड़ आ गया, ठीक है, अब इसने पत्ती वगैरह गिराई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ह्यूमस डेवलप हुआ। ह्यूमस मतलब सबसे मोस्ट डेवलप्ड और सबसे मोस्ट न्यूट्रिशियस लेयर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह जन्म लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ हवाई चलती रहती है, हवाई चलती रहती है, तो ह्यूमस वहाँ पे बन ही नहीं पाता, तो जैसे वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्या होता है, जब हवा चलती रहती है, हवा चलती रहती है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब वहां पे ये भी हो सकता है कि कहीं और से जब वहां पे ह्यूमस या जो ऑर्गेनिक मैटर है उड़ के आता है और कहीं पे अगर इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, फिर वहां पे जो ह्यूमस की लेयर है वो डेवलप होनी स्टार्ट होती है, तो वहीं पे वेजिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसमें दे रखा है कि सॉइल की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे, है ना। समझना बहुत आसान है। क्लाइमेट है पहला पॉइंट, ठीक है। क्लाइमेट में है टेम्परेचर, रेनफॉल और या वेदरिंग, ह्यूमस। पहले इसी को समझ लेते हैं।
या एक और लिख दूं, एक और लिख देते हैं। टाइम, जैसे अभी मैंने बताया, टाइम क्या करता है, ये बताता है थिकनेस ऑफ अपर सॉइल। ये बन गई स्माइली। अब ये आपको बताना है ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉइल है, तो सॉइल में क्लाइमेट और टाइम, ये सॉइल को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो क्लाइमेट जो है उसमें क्या आता है, टेम्परेचर आता है, रेनफॉल आता है, वेदरिंग आता है, ह्यूमिडिटी। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर, अगर कोई भी रॉक होती है तो गर्मियों में क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, उसके बाद रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब रेन होनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर कोई चीज क्या होती है, फिर अगर मान लो अगर हम किसी लोहे को ही ले लें, अगर गर्म होती है तो सोच देखते हो कितनी जल्दी वो कैसी हो जाती है, मतलब एक तरीके से पिघल सी जाती है। लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है फिर कैसे होती है, कठोर हो जाती है। मतलब जब ये प्रोसेस बार बार चलती रहती तो कुछ टाइम बाद अगर तुम उसको करना बंद कर दोगे तो देखोगे कि उसमें अपने आप क्रैक आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज एग्जैक्टली होती है रॉक्स के साथ। तो ये चीजें जो है, क्लाइमेट जो है वो किसको, रॉक्स को तोड़ती है, और रॉक्स को टूटने से क्या बनते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात, डेटरमाइन थिकनेस ऑफ अपर सॉइल ऑन टाइम। जैसे मैंने बताया, अभी मैंने रेत का एग्जांपल दिया था रेगिस्तान में, तो ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है कि टाइम के साथ साथ क्या होता है। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले के टाइम पे जो घर, जैसे मेरा जो घर बना हुआ है, पहले के टाइम पे सबसे ऊंचा घर था यहाँ का। लेकिन अब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे इतना भराव हो चुका है टाइम के साथ साथ, मतलब 20 सालों में ये कह सकते हैं कि 20 सालों में 4-5 सीढ़ी जो है वो दब चुकी है। 20 सालों में इतना ज्यादा भराव हो चुका है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, मतलब भराव होता रहता है, मतलब ऊपर की जो अपर लेयर की जो थिकनेस क्या होती है, इंप्रूव होती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और फैक्टर्स देखते हैं इसके, इसको इरेज कर देते हैं पहले। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, और मुझे बता देना ये जो स्माइली बनाई थी मेल थी या फीमेल थी, ठीक है। आप इसमें दे रखा है नेक्स्ट, एक्चुअली मुझे इसकी पॉइंट लिखने पड़ेंगे तो बुक की हेल्प चाहिए थोड़ी सी। फ्लोरा फोना, फ्लोरा एंड फोना एंड रिलीफ, ठीक है। रिलीफ जैसे कि ऑल्टीट्यूड, स्लोप, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, पैरेंट रॉक, ठीक है। पैरेंट रॉक में, पैरेंट रॉक क्या करेगी बताओ, परमिएबिलिटी बताएगी, उसकी प्रॉपर्टीज तो बताएगी। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, देखो। अब सॉइल को रिलीफ कैसे इंपैक्ट कर डालता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। फ्लोरा होना ही आसान है। देखो, सॉइल की लेयर मैंने सबसे ऊपर वाली बताई थी, टॉप मोस्ट लेयर ह्यूमस होती है। तो ह्यूमस बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है और बहुत ज्यादा डेवलपिंग होती है, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फोना, जहां पर भी फ्लोरा एंड फोना ज्यादा होगी तो वहां की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो ह्यूमस लेयर है, वो ज्यादा डेवलप होगी, जो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी, ठीक है। वाइल अगर हम इसके पास आए, रिलीफ के पास, एल्टीट्यूड और स्लोप, तो ये सॉइल को कैसे इंपैक्ट डालती है। तो देखो, अगर हमने देखा है, और कभी कभी इसमें प्लेस भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की मिट्टी देखेंगे तो महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी काली काली है, ठीक है। जबकि हम पहाड़ की मिट्टी देखेंगे तो पहाड़ की मिट्टी कैसी होती है, थोड़ी पथरीली टाइप में होती है, ठीक है। जबकि हम मैदान की मिट्टी देखेंगे तो मैदान में जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये सारी चीजें जो होती है, मतलब प्लेस जो होता है, एल्टीट्यूड जो होता है, स्लोप जो होता है, ठीक है, ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती है किसको, सॉइल की फॉर्मेशन को, ठीक है। समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कैसे करती है तो ये काफी लंबा चैप्टर हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगा, तो हम अभी सिर्फ नहीं समझते, आगे चलते हैं। पेरेंट रॉक, अब पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज, जो सॉइल, पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज सॉइल में कैसे आती हैं। अब पहली बात तो समझ लो कि सॉइल की प्रॉपर्टीज हो क्या क्या सकती हैं। सॉइल की एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है परमिएबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का मतलब होता है, परमिएबिलिटी का अब परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है, मतलब वाटर कंटेंट किसी सॉइल में कितनी अंदर तक स्टॉक कर रहा है, मतलब जो पानी है वो किसी के अंदर कितनी दूर तक, किस सॉइल के अंदर कितनी दूर तक घुस जा रहा है, तो उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अवशोषित करने की जो मिट्टी की पार होती है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो ये भी किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पेरेंट रॉक पे। अगर जलोढ़ मिट्टी होगी, ठीक है, तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, जबकि रेतीली मिट्टी होगी उसकी भी ज्यादा होगी, जबकि पहाड़ वाली मिट्टी ले लेंगे तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं होती, हमें ऊपर ही पानी दिखेगा। और जो अगर हम काली मिट्टी ले लेंगे तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मुझे आप बताना वो कैसी होती है। और यही बताना कि जो वाटर, जो महाराष्ट्र की जो मिट्टी है, काली मिट्टी, वो किसके लिए ज्यादा फेमस है, उसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है, ठीक है। तो वो ज्यादा फेमस है कपास के लिए, मैं ही बता दिया, चलो कोई नहीं। तो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज, परमिएबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसमें वो बेसिक है या फिर एसिडिक है, या फिर बेसिक है या एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। मतलब किसी किसी फील्ड्स में ये भी मायने रखता है, फील्ड्स में हर फील्ड्स में मायने रखता है, हर क्रॉप्स में मायने रखता है कि किसी वो उसकी जो बेसिसिटी है
मतलब जो उसका पीएच है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो अगर ज्यादा एसिडिक होता है तो उस मिट्टी में हमें बेस मिलाना पड़ता है, तो अगर ज्यादा बेसिक है तो उसमें हमें एसिडिक मिलाना पड़ता है। तो ये चीज होती है। अब आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, परमेबिलिटी डिस्कस कर लिया, what is left there? That's it. टेक्सचर मतलब वही कैसी देखने में, टच करने में, मतलब ज्यादा सॉइली है, ज्यादा चिकनी है या फिर ग्राइंडी टाइप में, तो ये चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनमें कुछ मेथड दे रखे हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के। बहुत चैप्टर है लंबा यार, थक गया मैं। हाँ, और एक और चीज देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो को लाइक ही करो। देखो, अगर आपको अच्छी लगती है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो वही चीज़ है, यूट्यूब की रिकमेंडेशन में वो वीडियो आती है। अगर वीडियो की यूट्यूब की रिकमेंडेशन में आएगी तो वो वीडियो ज़्यादा ग्रो करेगी, और वीडियो ग्रो करेगी तो आपके पास ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, है ना। और ये भी है कि, और दूसरी बात है कमेंट। तो कमेंट में अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो उससे भी यूट्यूब को फीडबैक मिलता है। आपने कभी कभी देखा है किसी भी चैनल पे जाना, उसके यूट्यूब के जो कमेंट्स होंगे कभी कभी उसमें भी फीडबैक का ऑप्शन देता है यूट्यूब। तो वो इसीलिए देता है क्योंकि अगर इसमें अच्छे कमेंट्स हुए, हेल्पफुल कमेंट हुए, तो वो उस वीडियो को अपने आप ग्रो करता है, अपने आप दूसरे व्यूअर्स को शो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और जब मैं समझाती हूँ समझ भी आता है अच्छे से, तो लाइक तो कर देना। और मतलब मैं ये नहीं कह रही कर ही देना, मतलब डिसलाइक भी कर सकते हो अगर अच्छी नहीं लगती तो, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, देखिए अब इसमें दे रखा है कंजर्वेशन। अब इसमें कंजर्वेशन के ना 7 मेथड दे रखे हैं आपकी बुक में। पहला लिख लेते हैं हम लोग मल्चिंग। देखो मल्चिंग, ये पहले लिखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का इन्होंने पहला मेथड दे रखा है मल्चिंग। अब मल्चिंग को समझना मंच से। मतलब मंच में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, वो वेफर टाइप में नहीं होता दोनों तरफ, और बीच में क्या भरी होती है, चॉकलेट भरी होती है। तो उसी तरीके का होता है मल्चिंग प्रोसेस। मल्चिंग में क्या होता है, दोनों साइड, मतलब यहाँ पे ऐसे पेड़ लगे होते हैं, यहाँ पे पेड़ लगा दिया, 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 यहाँ पे पेड़ लगा दिया। तो ये क्या बना, मतलब ये कुछ नहीं बना, आई एम सॉरी, जस्ट मैं कुछ और सोचने लगी थी। तो ये पेड़ है, और इसके बीच की जो मिट्टी अब क्या होगी, ये बिल्कुल सेफ रहेगी। मतलब ये अगर बाढ़ भी आती है तो यहाँ की मिट्टी टच से मस नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि इसको मिट्टी को वो होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्चिंग प्रोसेस या मल्चिंग मेथड ऑफ प्रोडक्ट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट होगा कॉन्टूर बैरियर्स। क्या, अब कॉन्टूर बैरियर्स, कॉन्टूर का मतलब क्या होता है बेसिकली ये बताओ। कॉन्टूर्स का मतलब होता है स्लोप्स। अब स्लोप्स का मतलब जैसे कि ये है, ठीक है। अब यहाँ ये है, फिर रुको 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 रुको, बस रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। देखो जैसे कि क्या है, ये ऐसे गया, फिर स्लोप बना, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। तो अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, स्लोप वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो फार्मिंग होगी, मतलब कॉन्टूर, पहली बात तो किसको बोलते हैं, स्लोप को ही बोलते हैं। अब कॉन्टूर बैरियर का मतलब क्या होता है, देखो मानना ही पड़ेगा। देखो ये स्लोप है। अब क्या हुआ, हमें पता है कि इसका स्लोप यहाँ से यहाँ तक को ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे ऐसे करके कुछ बैरियर्स, यानी कि पत्थर टाइप में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पूरे में, मतलब ऐसे होगा ना ये, तो ऐसे में हम लोग क्या रख देंगे, सारे पत्थर रख देंगे। जहां जहां पे हमें ज्यादा एक्सट्रीम स्लोप लगेगा यहाँ पे रख देंगे, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे तो रखने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो इनको बोलते हैं कॉन्टूर बैरियर्स। मतलब जहां पे तुम्हें ज्यादा एक्स्ट्रा स्लोप लग रहा है तो वहां पे तुम बैरियर्स रख सकते हो। और बैरियर्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, बैरियर्स आपके स्टोन्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स, ठीक है। तो ये चीजें इनको बोलते हैं कॉन्टूर बैरियर। इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, वो इधर से उधर नहीं बहता, ठीक है। अब तीसरी चीज देखिए इसमें रॉक डैम। तो रॉक डैम तो बहुत आसान है, वही रॉक लगा दो उसके चारों तरफ, तो मिट्टी वहां से बहेगी नहीं। सेकंड देखा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग तो पता ही आपको, जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में। कर्नाटका बेसिकली सबसे ज्यादा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है कॉफी को, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी एरिया है, वहाँ पे जो कॉफी है और टी है बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे कैसे हिली एरिया है, तो हिली एरिया में ज्यादा ये चीज होती है। मतलब वहाँ की जो हिल्स होती है वो ज्यादा ऊंची नहीं होती, बस छोटी छोटी, मतलब ऐसी होती है नॉर्मल सी, ऐसे करके ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे सीढ़ी नुमा उस पर खेत बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। वो बस इन पे लगा देते हैं, बन गई, ये होगी टेरेस फार्मिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, 2 चीज होता है, तो पानी नीचे नहीं बहता और दूसरा मिट्टी नीचे नहीं बहती। अब देगा कॉन्टूर प्लफिंग। कॉन्टूर प्लफिंग और शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है।
शेल्टर बेल्ट्स में क्या दे रखा है, शेल्टर बेल्ट्स में तुम्हें दे रखा है कि कोस्टल एरिया में क्या होता है, क्योंकि कोस्ट में क्या होता है तुम्हें पता है, जो रिवर है वो क्या करती है, ज्यादा आती जाती रहती है, ओशियंस की लेयर्स, ओशियंस की जो वेव्स होती हैं वो मिट्टी को अपने साथ घसीट खींच के ले जाती हैं। तो क्या करते हैं, अगर हम उसके आसपास पेड़ों को उगा देंगे तो वहां से क्या होगा, जो मिट्टी जो है वो प्लांट्स के द्वारा होल्ड कर ली जाएगी, फिर क्या होगा, जो मिट्टी है वहां से बहेगी नहीं। अब है यहाँ पे जो कॉन्टूर प्लफिंग। अब कॉन्टूर प्लफिंग का मतलब यही होता है, भाई सेम था, जैसे ये स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप पे क्या करोगे तुम, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लोप है, तो क्या करोगे, यहाँ से अलग खींच के, मतलब इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे ना या तो एक तुम प्रॉपर गड्ढा कर दोगे, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे इतने इतने वाले पार्ट में हो जाए, फिर इस वाले ये वाला जो पार्ट है इसमें गड्ढा हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारी जो मिट्टी है, मतलब यहाँ से जो बहेगी तो क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि स्लोप की जितना हम देखेंगे टेंजेंट में देखते हैं ना हम लोग, हम स्लोप मैथ्स में स्लोप कैसे मेजर करते थे, टेंजेंट देख के कि कहाँ पे इसका स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका स्लोप ज्यादा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ही क्या किया, कॉन्टूर प्लफिंग करती है, मतलब इसको प्लफ कर दिया, इसको जोत दिया यहाँ पे ऐसे करके, तो उसको क्या, जो मिट्टी जो बहेगी, अगर ये थोड़ा ऊंचा, ये थोड़ा नीचा, तो मिट्टी है वो यहीं पे आएगी, ठीक है, फिर इससे यहाँ पे एक बाउंड्री भी डेवलप हुई, फिर नीचे इसकी मिट्टी बहेगी, तो ये चीजें होती है जो कॉन्टूर प्लफिंग में आती है। और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का ये भी एग्जांपल होता है कि हम अगर मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो मिट्टी जो है वो नीचे बह के नहीं आती। मिक्स क्रॉपिंग मतलब जैसे कि मान लो एक सिर्फ एक फील्ड है ये, और ये दूसरा फील्ड है, ठीक है, तो इस फील्ड में हमने क्या किया, यहाँ पे गेहूं उगा दिया, यहाँ पे चावल उगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, एक पाइप बना दिया कि यहाँ से पानी जो एक्स्ट्रा वो निकलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, खाली खेत है, और यहाँ पे ये पाइप है, यहाँ से पानी निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों में मतलब मान लो 5 गिलास पानी डाला, तो जब हमने 5 गिलास पानी डाला तो इसमें क्या हुआ, इसमें ना जो गिलास निकला वो 4 गिलास निकला, जबकि जो इसमें गिलास निकला वो सिर्फ 1 गिलास निकला। ऐसा क्यों, क्योंकि डिफरेंट जो क्रॉप्स होती है, क्या कहते हैं, डिफरेंट पानी एब्जॉर्ब करती हैं, और चावल तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो पानी को वेस्ट नहीं होता, तो इसको बोलते हैं इंटरमिक्स क्रॉपिंग। तो अभी भी मैंने देखा कि इस चैप्टर में अभी 4-5 पेज लेफ्ट हो रखे हैं, और हमारी वीडियो ऑलरेडी 1 आवर की तो बनी चुकी है, तो हम सिर्फ लैंड का टोटल पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग वाटर का पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तीनों चीजों को कवर कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद थोड़ा ही बचा हुआ, लेकिन फिर भी 1 घंटे का लेक्चर और है इस चैप्टर के ऊपर, उसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी, और मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ा रही हूँ, मुझसे भी कहीं कहीं गलती होती है, तो जहाँ पे आपको गलत लग रहा है प्लीज मुझे बोल दिया करो कमेंट में, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहना, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अगर डाइट अच्छी रहेगी तो आपका मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा तो दिल खुश रहेगा, दिल खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आई होप आप सारी चीजें जो मैंने कही या फिर जो बोली उसको अच्छे से सुनोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।